Good morning, students. Today we will discuss about the transition state theory. First of all, when we want to discuss about the mechanism of reaction, how the reaction proceeded. चूँकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स था, उसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म हाउ द रिएक्शन ऑकर्स, हाउ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में मैकेनिज्म कैसी होती है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, रिएक्शन होती क्यों है और कैसे होती है, इसको समझना है। तो हमको ये पढ़ना पड़ता है थ्योरीज जो रिप्रेजेंट करती हैं मैकेनिज्म को। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड कोलिजन्स थ्योरी, देयर आर ओनली टू थ्योरी विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो चलिए इसको समझने के पहले हमको कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा, जिसके थ्रू अपन इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, H2 प्लस I2 combine together to form 2HI. One molecules of hydrogen combined with the one molecule of iodine and form two molecules of hydrogen iodide. ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। जब हम इसको समझने की बात करते हैं, then we will find that hydrogen molecules, so it will be formed by the combination of two atom of hydrogen, and same as iodine, two atoms of iodine combined together to form I2. ये दोनों एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट स्टेट कहलाएगी, ये हाइड्रोजन की जो ओल्ड बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी वीक बॉन्ड, सेम एज बॉन्ड बिटवीन आयोडीन विल बी वीक। और जब ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, देन देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन और एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये जो स्टेट होती है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। ये फाइनल स्टेट नहीं है, अनस्टेबल स्टेट, वेरी अनस्टेबल स्टेट एंड वेरी एनर्जेटिक स्टेट होती है। और फाइनली दिस विल चेंज इनटू प्रोडक्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बॉन्ड। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा, देन द प्रोडक्ट विल बी HI and HI, means two molecules of HI will be formed by the reaction of this. तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की एक मैकेनिज्म है। अब इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंस दिस वाज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड this is the transition state where hydrogen and iodine is found in the form of combined state, that is transition state. तो इसको समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को देखेंगे पहले। देखिए हमारे पास कुछ वर्ड हैं। एक है एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड वर्ड है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दो वर्ड है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होते हैं ये दोनों? एक और वर्ड अपन कॉमन वर्ड ले सकते हैं, दैट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट एनर्जी, बट दीज टू फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम वेरी सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं। आप चाहते तो हैं कि बाइक खरीदें, लेकिन यू हैव ओनली 40,000 रुपीज़। अब पता चले आप मार्केट गए
एजेंसी गए और आपने बाइक का रेट पता किया तो उस टाइम पे कुछ 70,000 की, 75,000 की, 80,000 की हैं। तो यदि आप एक एवरेज बाइक 75,000 रुपीज़ की चूज किए और उसको ख़रीदना चाहते हैं, देन you have only 40,000 rupees and it requires 75,000 to purchase a bike. So you have to uh, collect 35,000 more to purchase a bike. अब आपके पास 3 टाइप्स के अमाउंट यहाँ दिख रहे हैं। एक ही ऐसा अमाउंट है जो आपके पास है, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आपको टोटल चाहिए, जो एजेंसी कह रहा है वो 75,000, और अभी आपको कम रहे हैं जो आपके पास नहीं है, जो और आपके पास होना चाहिए, दैट इज 35,000। तो ये 3 टाइप्स का अमाउंट है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इस टाइप के अमाउंट को प्रेफर करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल होता है, और ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है ये जो आपके पास पहले से है। इट मीन्स ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास स्टेबल फॉर्म में, एच के फॉर्म में मेंटेन होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इसके पास थी पहले से ही। सच टाइप ऑफ एनर्जी विच इज मेंटेन बाय द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एनी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो इसके पास पहले से है वो कहलाती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सेकेंड, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए, उस बाइक को परचेज करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी that is maintained by the transition state of reacting molecules। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलिए इसको दूसरे फॉर्म में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक और इसका सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और ये जो है ट्रांजिशन स्टेट है। ये एक्टिवेटेड स्टेट भी कह सकते हैं। एक्टिवेटेड स्टेट, देखिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का ये एनर्जी लेवल पहले से मेंटेन है। इट मीन्स सच रिएक्टिंग स्पीशीज दैट इज ए प्लस बी। अपन ऐसा मानते हैं कि हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जिनके पास इतनी लेवल की एनर्जी है। ये जो लेवल है एनर्जी का, ये उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है पहले से है उनके पास। दैट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टेंट। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ रहा है। दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जब इतनी एनर्जी मेंटेन हो कि यहाँ से एनर्जी गेन करते करते इस लेवल तक मेंटेन हो जाए, तब वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचेगा। और ट्रांजिशन स्टेट से ज़रा सा भी ज़्यादा एनर्जी होती है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन ट्रांजिशन स्टेट, देन दिस मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। फटाक से वो प्रोडक्ट की तरफ लुढ़क जाता है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन टू इनहेंस द एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन द ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे केस में ये जो एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ट्रांजिशन स्टेट से लेकर के और यहाँ तक की जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का एरिया ये है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी बैरियर।
एनर्जी वेरियर है ये। तो किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी वेरियर को क्रॉस करने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ई। फिर ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, जो ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में इनिशियल में उसके पास कुछ एनर्जी होती है, एंड these molecules collisions together, intermix together, interact together. By the collisions of molecules together, when energy of particular molecules increases, then these molecules maintain the energy equal or greater than the transition state energy, then these molecules change into product. ये वेरी सिंपल थ्योरी है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A प्लस बी, वो D में सेल्फ क्यों चेंज नहीं होता, जबकि सारी कंडीशन फेवरेबल है। तो उसका सिंपल सा आंसर यही होगा कि दे शुड नॉट हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द ट्रांजिशन स्टेट। इट मीन्स दे रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कभी कभी नॉनसेंस टाइप के स्टूडेंट पूछ लिया करते हैं कि मैच स्टिक और मैच बॉक्स को एक साथ रखने के बाद वो जलता क्यों नहीं है। तो वेरी सिंपल आंसर है, इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें एनर्जी इंक्रीज होती है, और वो जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल करती है और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, मीन्स बर्न होने लगता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से हम एक चीज़ और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अचानक अपन को याद ही आ गया तो इसको देख लेते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ग्राफ देखिए, यहाँ रिएक्टेंट की जो एनर्जी लेवल है और यदि प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल का हम कंपेयर करें, देन वी फाइंड दैट प्रोडक्ट हैज ग्रेटर एनर्जी देन रिएक्टेंट। तो ये जो एनर्जी है इसको अपन ER कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यदि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, तो डेल्टा E और डेल्टा H इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ EP इज ग्रेटर देन ER, देन इट विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स इन दिस केस डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। Delta H will be positive means during the reaction energy is absorbed by the reacting molecules, therefore it has greater energy in the form of product. So we can say in such case this reaction will be endothermic reaction. तो अपन इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट, when this will decreases more than reactant, it means in the product, in the case of product, there is very less amount of energy as compared to reactant. So here we can say delta H is negative and reaction will be exothermic. देखिए ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो वेरी सिंपल, इसमें दो डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी की और दूसरी ट्रांजिशन स्टेट की, थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ये दोनों की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज दिस। एक चीज़ और है इसमें, यदि हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट की, तो एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA इज इक्वल्स टू
थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी में स्टेबलाइजेशन एनर्जी को माइनस करते हैं देन वी विल फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो इसकी डेफिनेशन का बन रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में हमने मिक्स कर दिए और वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होगी, व्हाट विल बी द रीजन्स बिहाइंड दिस। देन द वेरी सिंपल आंसर इज इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं अभी एक्टिवेशन एनर्जी की कमी होगी। उसके पास इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। मोस्ट कॉमन आंसर है इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और यदि हम इतनी चीज़ें इसमें मेंशन कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। Now the second topic is mechanism is collisions theory. देखिए ये कोलिजन्स थ्योरी भी है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का एक्सप्लेनेशन करती है। हाउ द रिएक्टिंग स्पीसीज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर ही, एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स। बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कोलिजन्स। मेन फैक्टर विल बी कोलिजन्स। देखिए जब हम बात करते हैं कोलिजन्स थ्योरी की तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि हैं तो ये प्रोडक्ट में कैसे चेंज किए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर में दो रिएक्टेंट ए और बी को मिक्स किया। आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन इन दिस बीकर एंड रिएक्शन में अंदर में ही अंदर कुछ होती रहती है, हमको प्रोडक्ट दिखता है, प्रोडक्ट मिलता है फाइनली। उसके पीछे रीजन क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हो गए, उनको एनर्जी मिल कहाँ से गई। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस की है कि दे रिक्वायर्ड सम एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यदि हमने रिएक्शन को हीट नहीं किया, सिस्टम को हीट नहीं किया बाहर से, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या सिंपल सा आंसर है इसका कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर पुटेड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और लिक्विड then collisions occurs between the molecules. In case of solid state there will be very less amount of collisions, very negligible collisions, but in case of liquid state and gaseous state there will be a number of collisions between the molecules. By enhancing the temperature, by increasing the temperature, enhance the number of collisions together between the molecules. तो हम बात करेंगे यहाँ कोलिजन्स की। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड हमको मिलेगा जो हमको समझना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेकेंड पॉइंट जो अपन को एक्सप्लेन करना है दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और इसी में ओरिएंटेशन टू टाइप का हो सकता है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इफेक्टिव कोलिजन के साथ अनइफेक्टिव कोलिजन भी अपन देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
इफेक्टिव कोलिजन है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन, अनइफेक्टिव कोलिजन, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हमारे पास पॉइंट हैं। ये वी कैन आल्सो फाइंड द आंसर बाय द वर्ड्स that is collision frequency, effective collision, orientation of molecules, that should be proper or improper। और यदि हम इतनी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा जो ये थ्योरी है कंप्लीट हो जाती है। ये सारी चीज़ों को नोट करने के बाद डायरेक्टली अपन चलते हैं एग्जाम्पल में। हमने फिर से बात किया कि वही एक बीकर लिए, उस बीकर में दो ए और बी को हमने मिक्स कर दिया, और ये जो ए बी के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलिजन्स कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस हियर दैट बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ईच अदर ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है जिनकी वजह से उनमें मूवमेंट होता है, और जब मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन्स करते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन्स करते हैं then these molecules will have non-elastic collision। और जब नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा तो उनकी एनर्जी में इंक्रीजिंग होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन्स किए, किसी एक की एनर्जी इंक्रीज होती है, वो नॉन इलास्टिक कोलिजन्स होता है। इलास्टिक कोलिजन्स मीन्स देन व्हेन there is no changing in the velocity of molecules, there is no change in the energy of molecules, that is called elastic collisions। and non-elastic collision when there will be change in the energy। तो ध्यान रखिए कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में इंक्रीजिंग होती है, और जब वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में इंक्रीजिंग होती है then these molecules get the energy level from lower energy level to higher energy, that is called transition state or activated state। एक्टिवेशन एनर्जी उनको गेन होती है, और जब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी गेन हो जाती है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? तो आंसर सिंपली मिलेगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। in 1 second per second। What is collision frequency? Number of collisions in 1 second in unit cross section area of reacting species। किसी बीकर में यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में होने वाले टोटल इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय द मॉलिक्यूल्स इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज जेड, यदि कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी कोलाइड्स कर रहे हैं, एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स होगा देन दीज मॉलिक्यूल्स विल गेन द एनर्जी लेवल एंड क्रॉस द एनर्जी बैरियर, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और जब वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे, इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनहेंस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी सिस्टम का रेट यदि इंक्रीज करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हो। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी हाई कैसे होगी? कैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा कोलिजन्स कर रहे होंगे, ज़्यादा टक्कर कर रहे होंगे? उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। व्हेन देयर विल बी ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई, देन दीज मॉलिक्यूल्स will move very faster and collide together very fast। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होनी चाहिए किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को वेरी फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसमें एक वर्ड फिर मिला है अपन को, इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हम इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव कोलिजन दोनों को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है,
अब यदि ये मॉलिक्यूल इस टाइप से है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स करने की कोशिश करता है, हम ये NO2 का मॉलिक्यूल्स इसको समझ रहे हैं। अब यदि NO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, कोलिजन्स करते हैं। अब देखिए इनमें कोलिजन्स कैसे हो गया, ये यहीं था, ये दोनों यहीं थे, ये नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन उसमें ऐड है। अब इसके साथ पता चले सेकेंड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन कोलिजन कर रहा है, दिस वाज नाइट्रोजन एटम, देन दिस रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीडेड, कैन कोलिजन विल बी, यहाँ कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए, कोलिजन्स हुआ, बट दिस इज नॉन इफेक्टिव कोलिजन। कारण ये हुआ कि ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा। रीजन ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहा है, रीजन है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कोलिजन नहीं हुआ, तो ये अनइफेक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स नॉन इफेक्टिव कोलिजन, नॉन इफेक्टिव कोलिजन क्या, कौन सा कोलिजन होता है, जब भी मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या हुआ, भाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से कोलिजन करना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कोलिजन हो रहा है। इट मीन्स in this case there was no proper orientation of reacting molecules, therefore these molecules cannot collide in proper way, and when the collisions is not in proper way then this cannot be converted into product। तो ये हमारे पास नॉन इफेक्टिव कोलिजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है, दैट ऑकर्स बाय द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसी को जस्ट अपोजिट हम देखते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के केस में ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, अब ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स करने की कोशिश करता है, और यहाँ ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रॉपरली ओरिएंटेड होने की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलिजन्स करता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, नॉट एनी सिस्टम। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि नहीं हमने ऐसा कुछ किया कि इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कौन किस कंडीशन में था, कौन किधर से मूव करते हुए डांस करते हुए, यार कोलिजन्स हुई उनके बीच। इन केस ड्यूरिंग द कोलिजन्स देयर इज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन दिस विल बी इफेक्टिव कोलिजन। रीजन है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलिजन किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ये N2O4 बन गया, अब ये NO2 था। दिस वॉज द इफेक्टिव कोलिजन। क्यों हुआ इफेक्टिव कोलिजन, इसका रीजन क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है कोलिजन्स थ्योरी। वेरी शॉर्ट में अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है अपन को, कि यदि कोलिजन फ्रिक्वेंसी वेरी हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई होगा, इंक्रीज्ड होगा। कोलिजन फ्रिक्वेंसी हाई हो सकती है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। यदि इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, इट मीन्स रिएक्टेंट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रीजन है कि उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी में इंक्रीजिंग नहीं होती है, इंक्रीज नहीं होता है, और यदि वो इंक्रीज नहीं होती है इम्प्रॉपर कहलाएगा, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स कहलाएगा। और उस केस में एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं करेगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और यदि एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कहलाएगी, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर। यदि इसका जस्ट अपोजिट होता है कि देयर विल बी इफेक्टिव कोलिजन, दिस विल ऑकर्स ड्यू टू प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो इजीली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कोलिजन फ्रिक्वेंसी वेरी हाई होती है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये थ्योरी कोलिजन थ्योरी थी जो कि मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने को एक्सप्लेन करती है। अब फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी मॉलिक्यूल्स टू वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, देन द आंसर विल बी कोलिजन फ्रिक्वेंसी शुड बी वेरी हाई। क्या होना चाहिए, कोलिजन फ्रिक्वेंसी
शुड बी वेरी हाई, ये इसकी कंडीशन है। ये क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन फिर से बनता है कि कोई एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल से हमारे पास ए एंड बी, इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी हाई है, और यदि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी हाई है, इसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आंसर सिंपल सा मिलेगा कि ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन रहे होंगे। कोलिजन्स तो हो रहे हैं बट नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, और यदि नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास दो थ्योरी थी। इसके बाद एक और पॉइंट शार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन दोनों टॉपिक को निपटा लेते हैं। बड़े अच्छे टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हालांकि हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेट में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करते हैं, इसका फाइनली क्या मिलता है कंक्लूजन। तो इसके पहले हमने स्टडी किया है कि रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम पहले से ही पढ़ के रखे हैं। टेम्परेचर हाई होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी हाई। इसमें हम सेकेंड टाइप से देखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इनहेंस द टेम्परेचर, देन रेट become double by increasing the temperature 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीजिंग करते हैं, देन रेट विल बी इंक्रीजेज इन सेम रेशियो, इट विल बी जस्ट डबल बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें एक और पॉइंट मिलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो it is the ratio between the temperature to temperature having difference in 10 degree Celsius. It is the ratio between two temperature having difference in 10 degree Celsius. Means this is the initial temperature and this is the temperature when we increase it up to 10 degree Celsius. यदि ये 30 है तो ये 40 हो, ये 40 है तो ये 50 हो। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनहेंसिंग द टेम्परेचर। उसको ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने से इसको मैक्सवेल कर्व के नेम से इस टॉपिक को देखते हैं, है वही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है। इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी कह सकते हैं। इसके थ्रू अपन इसकी स्टडी करते हैं। वेरी सिंपल है, अपन को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो है टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि यदि उमरिया में रिचेस्ट फैमिली, जिनको अरबपति कहते हैं या करोड़पति कहते हैं, करोड़पतियों की यदि हम संख्या देखें तो उंगलियों में गिनी जा सकती है कितने करोड़पति हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ फैमिली इज वेरी लेस। वहीं दूसरी तरफ यदि हम ये भी देखना चाहें कि ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनको शाम को खाने का नसीब नहीं होगा, तो वो भी बहुत कम होंगी। फिर हैं कैसी? ऐसी फैमिली मोस्टली हैं जो कि मिडिल फैमिली को बिलोंग कर रही होती हैं, जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं है।
तो यदि हम उसको ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ फैमिली एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच हम ग्राफ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल फाइंड द सच टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन फॉर दिस। इट मीन्स ये जो एरिया है दैट इज द रिचेस्ट पर्सन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ फैमिली इज वेरी लेस। जब हम प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं तो ये वेरी रिचेस्ट फैमिली, सॉरी दिस इज द पुअरेस्ट फैमिली एंड दिस इज द रिचेस्ट फैमिली, क्योंकि इनके पास हाई टेम्परेचर है, मतलब ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और इनके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसे मॉलिक्यूल फ्रैक्शन। ये जो मोस्ट एरिया है दैट इज द मिडिल फैमिली। इसी को हम यदि टेम्परेचर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखें तो ये ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत कम होती है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, हम ये सोच रहे हैं। तो यदि ऐसी बात है तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जो जल्दी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये वेरी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, एंड दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज एनर्जी। ठीक, अब ये इनका टेम्परेचर T मेंटेन करते हैं, इनका जो टेम्परेचर था T टेम्परेचर पर सच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। यदि हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस करते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इस टाइप से चेंज होता है। मतलब कहने का ये जो फ्रैक्शन था, ये जो एरिया था, ये जस्ट डबल होता है और ये जस्ट हाफ होता है। ये जो एरिया बचा कौन सा, लोअर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है, फ्रैक्शन है, एरिया नहीं कहेंगे फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जस्ट बिकम हाफ, एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी विच कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हम ये मान के चल रहे थे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल और इक्विवेलेंट एनर्जी गेन कर सकते हैं, गेन कर लेते हैं। इस टाइप की मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज करता है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अबाउट टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ग्राफ है मैक्सवेल ने इसको रिप्रेजेंट किया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ये बताता है कि बाय इनहेंसिंग द 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जस्ट बिकम डबल ऑफ इट्स इनिशियल बाय इनहेंसिंग 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने वाला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहलाता है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अभी हमने इसके पहले फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़े थे कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो किसी भी रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसके केस में फिर से हम वही ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं जो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, ट्रांजिशन स्टेट की ग्राफ। देखिए इसमें हमको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वेरी सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज आल्सो नोन एज एनर्जी बैरियर। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोडक्ट है। कैटलिस्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोस्टली नेचर ऑफ कैटलिस्ट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन।
तो ये वेरी सिंपल आंसर है कि जो कैटलिस्ट होते हैं किसी एक रिएक्टिंग स्पीसीज से वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी में कंबाइन होते हैं, फिर उसी लो एनर्जी में दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को इनवाइट करते हैं, और जब वो रिएक्शन हो जाती है तो वो फिर कैटलिस्ट सेपरेट हो जाते हैं, उनको आपस में कंबाइन करवा देते हैं जहाँ एनर्जी कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हो सकती। सो वी कैन से हियर दैट it change the way of reaction and decrease the transition state। इनका केवल एक काम होता है, ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देते हैं, और जब रिएक्शन के पाथ को चेंज करते हैं उसके इसमें ट्रांजिशन स्टेट के लेवल डिक्रीज कर देते हैं। जहाँ ये एनर्जी लेवल इतनी होनी चाहिए थी, अब वो एनर्जी लेवल यहाँ तक आ जाती है, इस एनर्जी लेवल से डिक्रीज होकर यहाँ तक एनर्जी लेवल, ये दूसरा पाथ ही मेंटेन हो जाता है। इट मीन्स इस बेस से ना जा करके इतनी एनर्जी को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, उसको इतनी एनर्जी में ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैटलिस्ट का वर्क होता है। तो सो वी कैन से दैट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पाथ ऑफ रिएक्शन बिकम चेंज्ड, देयरफॉर its transition state decreases and its energy barrier decreases, which required less amount of energy as compared to previous condition। उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन जो होता है, यदि हम उसके फैक्टर्स पे जाएं या इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाएं, तो वो ये है कि यदि कोई एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है, ये कैटलिस्ट है, ये चारों साइड इसमें बॉन्डिंग नेचर है, कहीं से भी बॉन्डिंग कर सकता है। अब इसके पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं A प्लस B, जो कि C और D में कन्वर्ट होते हैं। कैटलिस्ट का क्या वर्क है? कैटलिस्ट ध्यान देखिए, कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ, ये इस कंडीशन में A के साथ और B के साथ कंबाइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जहाँ इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे ही ये बनेगा दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, तो ये क्या करता है, यहाँ से अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा और इनमें आपस में बॉन्डिंग करवा देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिर फाइनल प्रोडक्ट में C प्लस D में, और जब C प्लस D में कन्वर्ट होंगे यहाँ ये जो कैटलिस्ट था फिर से फ्री हो जाएगा। इट मीन्स इन दिस कंडीशन इट रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज आल्सो डिक्रीजेज द ट्रांजिशन स्टेट, और जब ट्रांजिशन स्टेट को डिक्रीज करते हैं तो उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को उस एनर्जी लेवल तक जंप नहीं करना पड़ता। अब यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी लेवल भी मेंटेन हो जाती है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, अब उनको इतने लेवल तक एनर्जी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को डिक्रीज करते हैं या एनर्जी वेरियर को डिक्रीज कर देते हैं और प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं रिएक्टेंट को। तो इस तरीके से ये हमारे जो टॉपिक थे कंप्लीट होते हैं। एक और टॉपिक बचा हुआ है आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।